नाग शब्द सुनते ही हमारे जहन में बहुत सारे सवाल शुरू हो जाते हैं, बहुत सी लहर दौड़ जाती है। जैसे क्या नागमणि होती है, क्या नाग दूध पीते हैं, क्या नाग बदला लेते हैं, ऐसे बहुत सारे तमाम जो प्रश्न हैं वो हमारे जहन में आ जाते हैं। चूँकि नागपंचमी आ रही है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल आना भी स्वाभाविक है। तो आज इन्हीं सवालों को, इन्हीं मिथ को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुकेश इंगले जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या धार्मिक महत्व है और किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि में देखा जाए तो सांपों का क्या महत्व है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो कि नाग का धार्मिक महत्व क्या है, मतलब नागों को जिस तरह से देखा जाता है तो साइंस में और धार्मिक महत्व में क्या कुछ अंतर है? ये दोनों ही अलग अलग दृष्टिकोण हैं। धार्मिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति सभ्यता में अगर हम देखेंगे, पौराणिक ग्रंथों की हम बात करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको हर जगह सांपों की मौजूदगी नजर आएगी। चाहे भगवान शिव की बात करें, चाहे विष्णु जी की बात करें, आपके कई सारे आख्यान आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ सांपों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। अथर्ववेद जो है या ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी सांपों के बारे में वर्णन है, जिसमें सांपों को कवित्र के रूप में बताया गया है। 3 तरीके के सांपों के बारे में बात की गई, जो अंतरिक्ष में भी रहते हैं, पाताल में भी रहते हैं और बीच की जो जगह है उसमें भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सांपों ने मनुष्य को उसकी उत्पत्ति के साथ ही प्रभावित करने का काम किया है। और जो मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति है उसने भी सांपों के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उसको हमको दिखाने का प्रयास किया है। जैसे बासुकी हो गए, शेषनाग हो गए, तो क्या अभी भी पौराणिक कथाओं में उनके जिक्र के अनुसार क्या अभी भी उनकी कोई प्रजाति अब एग्जिस्ट करती है? देखिए, जूलॉजी का विद्यार्थी होने के नाते मेरा आग्रह ये होगा कि जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स या जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है जूलॉजी के, उस पर हम ध्यान दें। तो जितने भी दुनिया भर में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स है जहाँ सांपों को रखा गया है, उसमें ऐसा कोई ना तो कोई मणिधर सांप मिला है, ना ही कोई इच्छाधारी सांप की बात समझ में आई है। ये जरूर लगता है, जहाँ इच्छाधारी सांपों की हम बात करते हैं, सांपों का एक गुण होता है कि वो कैंचुली उतारते हैं अपने शरीर को, वैसे अपनी जो स्किन होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो अगर माइथोलॉजी के हिसाब से हम सोचें तो ये उसको अमरता प्राप्त करने का एक, क्योंकि बार बार सांप अपनी कैंचुली निकालते हैं और ये वहीं से उपजा हुआ लगता है कि जब जो कैंचुली बदल सकता है अपने स्वरूप को बदल सकता है। और आदमी के दिमाग में यही बात है कि अगर सांप ने कैंचुली बदली है तो अपने रूप को परिवर्तित भी कर सकता है। हाँ, प्राचीन समय में जैसे विष कन्याएं होती थी तो उसके पीछे रीजन ये था कि कम मात्रा में उनको जहर का डोज दिया जाता था और एक समय ऐसा था कि उनकी बॉडी जो है पूरी सांपों से इम्यूनाइज हो जाती, वीनम से, तो उनको नागकन्या के रूप में भी हम देखते थे। जैसे आज भी मूवीज में नागमणि का जिक्र होता है तो सबके मन में ख्याल आता है कि क्या नागमणि होती है? अगर पुरानी सभ्यता के हिसाब से हम बात करें तो कहीं ना कहीं नागमणि का बहुत सारे वक्ताओं ने जिक्र किया है। एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई चीज़ कल्पना में भी है तो कहीं ना कहीं वो रही भी होगी, तभी तो कल्पना में आई होगी। लेकिन चूंकि विज्ञान जो है वो प्रमाण पे आधारित है, तो नागमणि के लिए हमको प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रमाण अभी देखने को नहीं मिलता है। और सांपों के बॉडी के स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें तो उसके पास मणि रखने की कोई जगह नहीं है कि जहाँ वो मणि को रख सके। मणि के बारे में प्रचलित है कि सांप जो है वो मणि को बाहर निकालता है मुंह से, उसके प्रकाश में ढूंढता है अपने शिकार को, फिर से शिकार करने के बाद मणि को मुंह में रख लेता है, वापस चला जाता है। सांपों में इस तरीके की मतलब रेप्टाइल वर्ल्ड से आते हैं तो इनके पास इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो नागमणि सांपों में होना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है बोलना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जैसे कोबरा सांप की हम बात करें तो काले रंग का सांप है और उसके फन पे आप देखेंगे तो कई निशान बने होते हैं। कई बार चश्मे का निशान बना होता है, कोई गोल अंडाकार आकृति भी होती है, कई बार ये छोटी छोटी मणियों के रूप में भी नजर आता है पूरा स्ट्रक्चर। तो किसी चांदनी रात में अगर हम किसी कोबरा सांप को देखेंगे तो हमको, क्योंकि सांप बहुत कम समय के लिए दिखाई देता है और हमारे मन में डर भी होता है, तो हम थोड़ा सा सांप को देखने के बाद सहम जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आई हो काले बैकग्राउंड के अंदर वो वाइट जो निशान बने उनको देख के कि सांप के पास मणि हो, लेकिन वास्तविक में जो है वो मणि होती नहीं है। एक पुराने ज़माने से दूध पिलाने की परंपरा सांपों को चली आ रही है, तो किस तरह से वैज्ञानिक तौर पे सांपों को दूध नुकसान कर सकता है? देखिए, सांप जो है वो रेप्टाइल वर्ग से आते हैं, मतलब रेंगने वाले जानवर हैं, और दूध पैदा करना जो है ये मेमल्स या स्तनपायी जो जानवर हैं उनका काम है। तो साइंस का मोटा सिद्धांत है कि जो दूध को पैदा कर सकता है वो उसको पचा भी सकता है। क्योंकि सांप के पास कोई ग्रंथियाँ नहीं इस तरीके की, तो वो दूध को पचा नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि सांप
स्वभावतः मांसाहारी जीव है। हम्म, तो मांसाहारी जीव का मतलब ये नहीं कि मांस का टुकड़ा हम डालेंगे और सांप खा लेगा, मतलब शिकार करके चूहा मेंढक या जो भी उसको उसका फूड है उसको खाता है वो। और दूध जो है वो पचाने की क्षमता सांप के पास नहीं है, तो कई बार अगर फोर्सफुली हमने दूध पिलाया सांप को तो सांप के फेफड़ों में जाके अटक जाता है और उससे सांप को निमोनिया भी हो जाता है, कई बार स्किन की डिजीज भी होती हैं। तो दूध जो है सांप का प्राकृतिक आहार नहीं है, हमको ये समझना होगा कि दूध जो है सांप का प्राकृतिक आहार नहीं। एक चीज़ और भी है कि सांप नागपंचमी के दिन हम नाग को दूध पिला रहे हैं तो उसके पीछे जो भाव है वो ये है कि हम पुण्य अर्जित करेंगे, सांप की भूख को हम शांत कर रहे हैं। तो वो नहीं है, पुण्य के बदले में हम पाप कमा रहे हैं। तो सांप को दूध बिल्कुल भी नहीं पिलाना चाहिए। जैसे एक और मिथ है कि संगीत सुनकर सांप नाचने लगते हैं, जैसे सपेरा बीन बजाता है तो वो झूमने लगते हैं, उस पर क्या मिथ है? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है और इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि संस्कृत में एक शब्द है चक्षुश्रवा। चक्षुश्रवा का मतलब है जो आंखों से सुनते हैं। देखिए सांपों के पास बाहरी कान नहीं है जिसपे हम बता पाएं कि सांप कान है और सुन पा रहा है वो। तो साइंस की दृष्टि से देखें तो सांप बहरे होते हैं, लेकिन जो सांपों का निचला जबड़ा रहता है उसमें एक हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट बोन। वो क्वाड्रेट बोन जाके जुड़ी रहती है सांप के ब्रेन से। और हम जिन ध्वनि की बात कर रहे हैं वो एयरबोर्न वाइब्रेशन से, ध्वनि में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों की हम बात कर रहे हैं। और सांप जो है ध्वनि में उत्पन्न होने वाली तरंगों को नहीं सुन सकते, लेकिन क्वाड्रेट बोन चूंकि सांप जमीन की सतह पे लेटे होते हैं हमेशा, तो ध्वनि की सतह से उत्पन्न होने वाले कंपन सांप पकड़ सकते हैं। जैसे मैंने पैर से ऐसे आवाज किया तो इस कंपन को सांप ग्रैस्प कर लेगा, महसूस कर पाएगा। लेकिन सुनना ये बिल्कुल अलग चीज़ है। हालांकि एक नया डिस्कवरी अभी हुआ है, वो ये बताता है, साइंस का एक मोटा सिद्धांत है कि जो आवाज़ निकाल सकता है वो आवाज़ को सुन भी सकता है। तो बेसिकली सांप वोकल एनिमल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया क्वाड्रेट बोन अगर है जमीन पे सांप लेटा हुआ है तो क्वाड्रेट बोन उसको ग्रैस्प कर लेगा, लेकिन सांप को ऐसे अगर हवा में लटकाया है मतलब जमीन से उसका संपर्क खत्म हो गया है। तो अभी अमेरिका में जो नए रिसर्च हुए हैं जो बताते हैं कि सांप को अगर हवा में लटका के रखा है और अलग अलग तरीके की ध्वनि को प्रोड्यूस किया गया तो सांप का जो दिल है वो तेजी से धड़कने लगता है। मतलब सांप कुछ वाइब्रेशंस ध्वनि के जो है वो ग्रैस्प कर सकता है हवा में भी। तो अभी इस पे काम होना शेष है। मैं समझता हूँ शायद आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे।